जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो है प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो है हम लोग जो है काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और इसी के आगे जो है आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी, प्लेटो का संक्षिप्त परिचय पढ़ा, प्लेटो के कार्य एवं रचनाएं पढ़ी, प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में पढ़ा, प्लेटो के विचार, प्लेटो के दार्शनिक विचार, प्लेटो के शैक्षिक विचार, प्लेटो का आदर्शवाद, नैतिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, जगत संबंधी विचार, ज्ञान संबंधी विचार, ज्ञान के स्रोत, आत्मा संबंधी विचार, प्लेटो के शैक्षिक विचार, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा के कार्य तथा उद्देश्य, प्लेटो की शिक्षा योजना, प्लेटो की शिक्षा योजना में जो सप्तम चरण था वो उच्चतम शिक्षा को लेकर के था। यहीं पर देखिए कल एक पॉइंट छूट रहा था, व्यवसायिक शिक्षा के लिए, तो उसके बारे में जान लेते हैं। व्यवसायिक शिक्षा के लिए आगे जो है काल रखा गया था 35 से 50 वर्षों तक। इस 30 से 45 तक था, इसी के साथ जो है 35 से 50 वर्षों तक रखा गया था। प्लेटो शिक्षा के इस स्तर को व्यवसायिक शिक्षा के रूप में मानते हैं। इस काल में नागरिक प्रशासक तथा शासक के रूप में कार्य करते हैं तथा राज्य के कुशल प्रशासक का दायित्व ग्रहण करते हैं। वे राज्य तथा समाज के नेता होते हैं। 50 वर्ष की आयु के पश्चात वे नियमित सेवाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात तो यहाँ पर हम बता रहे थे ये कि व्यवसायिक शिक्षा के बारे में कल एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण था वो छूट गया था, उसी को जो है यहीं पर हम कर देते हैं डिस्कस। तो इसमें व्यवसायिक शिक्षा के लिए कहा गया है 35 से 50 वर्षों तक। प्लेटो शिक्षा के इस स्तर को व्यवसायिक शिक्षा के रूप में मानते हैं कि जो शिक्षा 35 से 50 वर्षों के बीच में दी जाएगी वो व्यवसायिक शिक्षा होगी। इस काल में नागरिक जो है वो प्रशासक तथा शासक के रूप में कार्य करते हैं तथा राज्य के कुशल प्रशासक का दायित्व ग्रहण करते हैं। वे राज्य तथा समाज के नेता होते हैं। 50 वर्ष की आयु के पश्चात वे नियमित सेवाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। अब वे आत्मानुभूति हेतु प्रयास में संलग्न होते हैं, परंतु परामर्शक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करना नियमित रखते हैं। और इसी के बाद फिर हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम आ जाता है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा विधियां आ जाती हैं। शिक्षा विधियों के बाद शिक्षक के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। फिर शिक्षार्थी के बारे में आ जाता है जिसकी चर्चा हो चुकी है। विद्यालय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अनुशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। स्त्री शिक्षा के आगे शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेटो का मूल्यांकन शिक्षा शास्त्री के रूप में
के बारे में कल पढ़ चुके हैं, फिर गुणों के बारे में पढ़ा, दोषों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो है नेक्स्ट स्लाइड, प्लेटो का योगदान एवं प्रभाव के बारे में हम लोगों को जो है पढ़ना है। प्लेटोज कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा की योजना, शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टिकोण। प्लेटो के शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो का योगदान बहुत ही उच्च कोटि का था। प्लेटो पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा पर विधिवत विचार किया तथा आपने शिक्षा की जो योजना प्रस्तुत की उसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टिकोण दिया। आपका आदर्शवाद एक ऐसे नागरिक जिसमें विवेक की प्रधानता होती है। प्लेटो ने शिक्षा के क्षेत्र में उच्च कोटि के सिद्धांत एवं नैतिक शिक्षा पर बल देकर शिक्षा जगत को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेम देने का कार्य किया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सत्यम, शिवम और सुंदरम का समन्वय कर शिव पर अधिक बल देना। यूनानी आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो ने मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार व ईश्वर प्राप्ति हेतु तीनों मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम को अनिवार्य रूप से जीवन में अपनाने पर बल दिया है। ये तीनों मूल्यों की प्राप्ति क्रमशः बौद्धिक स्तर पर सत्य की खोज, नैतिक स्तर पर शिवम की प्राप्ति और कलात्मक स्तर पर सुंदरम की प्राप्ति के द्वारा होती है। इन्हीं मूल्यों के माध्यम से मानव को बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन होता है, जिससे वह अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होकर प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से भौतिक जीवन यापन करते हुए सच्चे ज्ञान और नैतिक आचरण के माध्यम से आध्यात्मिकता की सच्ची यानी अंतिम पीढ़ी पर चढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है शिक्षा के आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि आपने समाज को भी अत्यंत महत्व दिया। आपने स्त्रियों एवं पुरुषों को समान शिक्षा की जो बात स्पष्ट की वह आज 2300 वर्ष के बाद भी नवीन लगती है। आपके विचारों का प्रभाव सभी गुणों के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। चौथा पॉइंट है बालक के लिए आजीवन शिक्षा की व्यवस्था। आपके सिद्धांतों में जीवन में शाश्वत मूल्यों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने बालक के लिए आजीवन शिक्षा की व्यवस्था की। थॉमस ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है। उसने महामानवों का एक ऐसा शहर निर्मित किया और उसे नक्षत्रों के मध्य रखा, जिससे कि भावी निर्माता पृथ्वी को स्वर्ग के नजदीक लाने के लिए अपने प्रयत्न से उसे आदर्श के रूप में देख सके। इसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो प्रभाव में हमारा पहला आ जाता है शिक्षा के क्षेत्र में सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक प्रभाव। कहने का आशय है प्लेटो के शैक्षिक विचारों का प्रभाव सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक था। प्लेटो ने सभी युगों की शिक्षा व्यवस्था को अपने किसी न किसी प्रकार से अपने विचारों के द्वारा प्रभावित किया। मध्य युग की शिक्षा में धर्म के प्रभाव से मठ, स्कूल और विश्वविद्यालय यह घोषित करते पाए गए कि प्लेटो की ओर लौटो, बैक टू प्लेटो। इसी प्रकार पुनरुत्थान काल में शिक्षा के विषय में जो नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया उसमें भी प्लेटो के विचारों का ही प्रभाव था। आधुनिक काल में भी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तकनीकी युग का आगमन हुआ वहीं प्लेटो का प्रभाव भी बना रहा। रोग की शिक्षा, इंग्लैंड और समस्त यूरोप की शिक्षा तथा आधुनिक युग में समस्त देशों की शिक्षा पर प्लेटो का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है शैक्षिक विचारों का प्रभाव न केवल आदर्शवादियों पर बल्कि प्रकृतिवादी एवं प्रयोजनवादी पर पड़ा। शिक्षा में आदर्शवाद का जो स्वरूप प्लेटो ने स्पष्ट किया, उन विचारों से समस्त शिक्षा दार्शनिक प्रभावित थे। आपके शैक्षिक विचारों का प्रभाव केवल आदर्शवादियों पर ही नहीं बल्कि प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादियों पर भी पड़ा, परंतु रूसो इनसे
स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए थे। रूसों ने प्लेटो की कृति द रिपब्लिक को महान ग्रंथ माना। प्रयोजनवादी विचारक जॉन डीवी भी आपके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसी प्रकार प्रगतिवादी पावेल भी प्लेटो के विचारों से अछूते नहीं थे तथा गांधी, टैगोर, अरविंद आदि की विचारधारा भी प्लेटो के आदर्शवाद की छाप दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट है शाश्वत मूल्यों एवं नैतिक गुणों के विकास पर बल। कहा जा सकता है कि समय की बदलती हुई परिस्थितियों एवं शैक्षिक मांग ने प्लेटो की शिक्षा को आज लागू नहीं किया, परंतु आज की शिक्षा व्यवस्था का शाश्वत मूल्य आज भी बना हुआ है। आज भी देशों के शिक्षाविद आपके शैक्षिक विचारों का अनुपालन करते हैं। इस प्रकार प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों और नैतिक गुणों के विकास पर बल दिया। चौथा पॉइंट है रूसो ने कहा है प्लेटो की आदर्श राज्य की कल्पना ने विश्व को आशावान बताया है। प्लेटो एक ऐसे महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने एक आदर्श राज्य और आदर्श शिक्षा की व्यवस्थित योजना हमारे सामने प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपने सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत किया। शिक्षा में शैशवावस्था से लेकर के संपूर्ण जीवन की योजना प्रस्तुत की। वह अपने शत्रु के ही नहीं वरन समस्त युग के एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री हैं। प्रकृतिवादी रूसों ने इस संबंध में अपने भावों की अभिव्यक्ति भी कुछ इस प्रकार से की है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि सार्वजनिक शिक्षा का क्या अर्थ है तो प्लेटो की रचना रिपब्लिक का अध्ययन करो। यह शिक्षा पर लिखी गई समस्त पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ है। रूसो ने एक स्थान पर यह भी लिखा है कि प्लेटो की आदर्श राज्य की कल्पना ने विश्व को आशावान बताया है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा व संगीत की शिक्षा में समन्वय करने का प्रयास किया। दोनों का अपना अलग अलग महत्व बताया। अपनी इस बात की पुष्टि करते हुए एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि बिना संगीत के पहलवान हिंसक पशु होगा और बिना व्यायाम के संगीतज्ञ कायर व्यक्ति होगा। ऐसा एक स्थान पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा देने की बात पर जोर दिया। यही नहीं, उन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा देने की भी बात कही। प्रयोगवादी जॉन डीवी ने भी कहा है आधुनिक दर्शन पद्धति के लिए प्लेटो के पृष्ठपोषण से अधिक हितकर और कुछ नहीं हो सकता। उनकी कृति द रिपब्लिक स्वयं कला, साहित्य एवं विचार की सबसे महान रचना है जिसने विश्व के अधिकांश दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों और शिक्षा शास्त्रियों को प्रभावित किया। शिक्षा जगत उनके आदर्शवादी विचारों से सदैव ही प्रभावित होगा। उन्होंने शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त करने की व्यवस्था को अपने सिद्धांतों एवं व्यवहार में लाकर एकेडमी की जो स्थापना की थी वह अतुलनीय है। शिक्षा जगत ऐसे महान पुरुष का सदैव ऋणी रहेगा। अब बात करते हैं आलोचना की। तो आलोचना के बारे में देख लेते हैं। तो ये था आपका प्लेटो का योगदान एवं प्रभाव। और आलोचना के बारे में क्या कहा गया है। प्लेटो का मानना था कि समाज व्यक्ति से ऊपर है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। वे व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य साम्य स्थापित नहीं कर सके। एक तरफ वे शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के सर्वांगीण के विकास के विषय में बात करते हैं तथा दूसरी तरफ व्यक्तियों से स्वतंत्रता को लेकर इसे राज्य को दे देते हैं। व्यक्ति को राज्य के लिए सभी कार्य करने होते हैं परंतु उसे कोई अधिकार नहीं है। प्लेटो ने व्यवसायिक एवं पेशागत शिक्षा का उतना अधिक महत्व नहीं दिया। प्लेटो दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रशासकों हेतु आवश्यक समझते थे, परंतु अच्छे प्रशासन में दर्शन शास्त्र के अध्ययन को किसी प्रकार से प्रासंगिकता को देखना वाद विवाद का एक बिंदु माना जाता है। परिवार को बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु बच्चे की शिक्षा में परिवार के योगदान को प्लेटो मान्यता नहीं देते हैं। क्योंकि महिलाओं एवं पुरुषों की प्रकृति एवं आवश्यकताएं भिन्न हैं, अतः महिलाओं हेतु कुछ अलग प्रकार की शिक्षा हो सकती है, परंतु वे महिलाओं हेतु भिन्न शिक्षा का उल्लेख नहीं करते हैं। तो इस तरह से इनकी ये आलोचना है। इसके बाद रिफरेंस में जो है आपको दिख रहा होगा सभी लोगों को, ई बुक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से लिया गया है मैटर। आर मिश्रा की बुक 2019 राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से है। आर पांडे 2010 उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक अग्रवाल पब्लिकेशन से लिया गया है। एम सिंह एंड एम भार्गव 2012
एजुकेशनल फिलोसफीज एंड थिंकर से लिया गया है। विभोवर ज्ञानमाला प्रकाशन है। बाकी एक अन्य मैटर वेबसाइट से लिया गया है, भारत डिस्कवरी ORG। थैंक यू। अब आप सभी लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हों इस संबंध में प्लेटो के विषय में, तो आप सभी लोग जो है पूछ सकते हैं। अनिल सर जी। यस सर। यस सर। सर जी, आपने शब्दों का उच्चारण बहुत ही स्पष्ट और क्लियर रूप से किया है, और आपने प्लेटो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, और कॉन्फिडेंस के साथ। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और किसी को कोई जो क्वेश्चन हों, क्वेरीज हों, वो जो है पूछ सकते सर, हैं। प्लेटो ने परिवार के बारे में क्या कहा है, ये जानना चाहते हैं। प्लेटो ने परिवार के बारे में ये कहा है कि प्लेटो जो है चाहते हैं कि जो बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए, वैसे अगर सामान्य रूप से देखी जाए तो वो परिवार के माध्यम से ही होती है, क्योंकि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला माना गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या करते हैं कि परिवार को न मानते हुए उन्होंने जो है उसको जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है राज्य को सौंप दिया। और राज्य को सौंपने के बाद जो है परिवार का जो है उतना अधिक अस्तित्व नहीं रहा जितना कि अस्तित्व रहना चाहिए। यही बात सही है परिवार के लिए। यदि उन्होंने परिवार का स्वरूप क्या बताया है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल परिवार का स्वरूप नहीं बताया है। और उन्होंने कहा है कि यदि एक स्त्री को शिक्षा देनी है, तो यदि वो बालकों में या परिवार में फंस जाएगी तो वो उतना शिक्षित नहीं हो पाएगी, इसलिए उन्होंने परिवार का स्वरूप कैसा बताया, ये जानना चाह रहे हैं। परिवार के स्वरूप में तो उन्होंने बस यही बात कही थी कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जो है स्त्री पुरुष को समान रूप से जो है शिक्षा दी जाए, और समान रूप से जो है दी जा सकती है। लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से जो है स्त्री पुरुष में जो है असमानताएं होती हैं, और वह जो है पुरुषों के समान नहीं हो सकती हैं, ऐसा भी कहा गया है। और स्त्रियों के लिए विशेष रूप से संगीत, नृत्य, व्यायाम, सैनिक अभ्यास और युद्ध कला जैसे अध्ययन पर भी विशेष बल जो है दिया है प्लेटो ने। अनिल सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर। प्लेटो एक तरफ वर्णानुसार शिक्षा देने के पक्षधर थे, जैसा कि आपने इसमें जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी तरफ सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, कि दृष्टि दोनों बातें कितनी सही है? देखिए, सत्यम शिवम और सुंदरम की अगर हम बात करते हैं तो उनका मानना था कि हम जो है बौद्धिक क्रियाओं के द्वारा, सौंदर्यात्मक एवं कलात्मक क्रियाओं के द्वारा और नैतिक क्रियाओं के द्वारा जो है इसका समावेश कर सकते हैं। और जो है हम सत्य की खोज क्या है उसको जान सकते हैं, ईश्वर की सत्ता है कि नहीं है उसके बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है धर्म, नीति शास्त्र आज चीज़ों का जो है अध्ययन करके हम जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए यानी जीवन की खोज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सर, तो उसमें प्लेटो ये मानते थे कि जो व्यक्ति सोने का बना है उसको शासन करना चाहिए, जो व्यक्ति चांदी का बना है उसको व्यवसाय या उन्होंने सुरक्षा। जो है इस चीज के लिए जो है उसको 3 भागों में वर्णित किया है, सोने, चांदी और तांबे में। जिसमें जो है उन्होंने अलग अलग जो है उसको डिवाइड किया हुआ है। और वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो है इस चीज को बताया है कि राज्य के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें जो है होंगी। सर, और इसमें जो है राज्य के स्वरूप को उन्होंने जो है व्यापक रूप में बताया है। इक्वालिटी पे कैसे बात करेंगे सर? सत्यम शिवम सुंदरम कहने का मतलब ये इक्वालिटी कैसे आएगी, लोगों को शिक्षा कैसे देंगे? शिक्षा देने के लिए जो है वो सभी लोगों के लिए जो है शिक्षा के लिए बात करते हैं, कोई विशेष रूप से अलग से कोई शिक्षा किसी के लिए नहीं थी। चाहे वो स्त्री पुरुष हो या कोई भी अन्य सामान्य व्यक्ति हो, सभी लोगों के लिए शिक्षा का जो स्वरूप उन्होंने रखा था वो एक ही जैसा था। बस ये था कि जो है राज्य के लिए जो है उन्होंने जो है विशेष रूप से शक्तियाँ प्रदान करी थी। द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की जो व्याख्या की गई है वो इसी के अनुरूप की गई है। और उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य का निर्माण भोग के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक व साइवरी है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। तो ये सब राज्य के कारण होंगे कि इस तरह से जो है शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए और उसके साथ साथ जो है समानता किस तरह से लाई जाए।
समानता के लिए वही सारे आपके पक्ष आ जाएंगे, मनुष्य की दैनिक क्रियाएं आ जाएंगी, और उस तरह से जो है उसके अनुसार जो है किस तरह से शिक्षा का स्वरूप होगा वो जो है राज्य के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था। और सभी चरणों में जो सफल होगा वही दार्शनिक राजा होगा, यानी कि जितने भी शिक्षा के चरण बताए गए हैं उन सभी चरणों में जो सफल होगा वो दार्शनिक राजा होगा, और दार्शनिक राजा वही होगा जो इन सभी चरणों में सफल हो जाएगा। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है उसे दार्शनिक का नाम दे दिया। और प्लेटो ने राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा है जो शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था है। समानता की तो बात की ही नहीं है इन्होंने, तभी तो इस बात को ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा ना, सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम तो मनुष्य के नैतिक विकास के लिए उन्होंने जो है अंतिम लक्ष्य माना है आत्म साक्षात्कार व ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है। और इन्होंने जो है इन तीनों मूल्यों के लिए जो है क्षमता, चाहे वो बौद्धिक क्रियाएं हो या नैतिक क्रियाएं हो या कलात्मक ही क्रियाएं क्यों ना हो, इन तीनों के द्वारा ही उन्होंने माना है। और मूल्यों के माध्यम से ही मानव का बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नयन होता है, जिससे वह अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होता है। और इसमें जो है प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना भी व्याप्त होती है, जो सच्चे ज्ञान और नैतिक आचरण के माध्यम से आध्यात्मिकता की सच्ची और अंतिम सीढ़ी पर वो चढ़ जाता है। समानता के लिए तो यही बताया है इन्होंने, और बाकी राज्य के ऊपर छोड़ दिया है कि राज्य का उत्तरदायित्व तो होगी। राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है या विकास का परिणाम है या स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है, राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, ऐसा प्लेटो ने बताया है। प्लेटो का मानना था कि सबको शिक्षा समान रूप से नहीं देनी चाहिए। नहीं, सबको शिक्षा समान रूप से नहीं, जिसमें उन्होंने दासों को तो शिक्षा देने से एकदम मना ही कर दिया है। अगर हम दासों को इस पिछली बात करें तो उनका कहना था कि दासों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे उस शिक्षा का उचित रूप से प्रयोग आगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी बताया है। सामाजिक स्तर पर जो है समाज को उन्होंने जो है 3 वर्गों में विभाजित किया है और अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए भी कहा है, और ये भी कहा है कि दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। जी सर आपने यस जो सर। व्यावसायिक जी शिक्षा सर, बताई गुड थी, मॉर्निंग। व्यावसायिक शिक्षा जो आपने बताई कि 35 ईयर के बाद में होगी, हाँ हाँ, तो उसकी 35 बात से है। 50, हाँ 35 से 50 ईयर के बीच जो है तो बताई उन्होंने गई है। जो हायर एजुकेशन बताया तो वो तो उन्होंने दार्शनिक शिक्षा के लिए दार्शनिक राजा बनाने के लिए बताया था। तो जी इसमें व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से आ गई? इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात की है, लेकिन उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में बात की है, जैसे सैनिक शिक्षा हाँ, इन्होंने सैनिक जैसे शिक्षा के लिए प्राइमरी कहा है। दी, लेकिन 22 साल तक 35 साल तक जो शिक्षा दी जा रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल तक पढ़ रहा है, उसके बाद वो व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग कैसे कर पाएगा? उसके इसीलिए बाद वो तो उन्होंने जो है इसीलिए उन्होंने जो है व्यावसायिक शिक्षा को जो है 35 से 50 वर्षों तक जो है लिया था। नहीं, आप यानी कि ये बताइए, हाँ, हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल तक पढ़ रहा है, फिर वो अपनी शिक्षा को व्यवसाय में कैसे प्रयोग करेगा? सैनिक शिक्षा भी तो व्यावसायिक शिक्षा ही कहलाती है। इन्होंने सैनिक शिक्षा की बात तो 22 वर्ष या 23 वर्ष तक की बताई है इन्होंने। इन्होंने जो है आगे देखिए उच्च शिक्षा के लिए जो बात कही है, उस उच्च शिक्षा में इन्होंने जो है उच्च शिक्षा को जो है 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला एक था 20 से 30 वर्षों तक, और जो दूसरा था वो 30 से 35 वर्षों हाँ तक हाँ। था। उच्च शिक्षा में जो है जो अगर पहले वर्ग की हम बात करें तो उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का प्रावधान इनके द्वारा ही अनुशंसित किया गया था। जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे उनको उच्च शिक्षा में प्रवेश किया जाना चाहिए, तथा जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनको लोक सेवाओं में संलग्न किया जाना चाहिए। प्लेटो ने उच्च शिक्षा में गणित एवं विज्ञान के अध्ययन पर सबसे अधिक ज्यादा बल दिया है। इस स्तर पर शिक्षा का लक्ष्य ज्ञानार्जन एवं सौंदर्य बोध होना चाहिए। प्लेटो का यह भी मानना था कि विद्यार्थियों को इस स्तर पर तर्कशास्त्र, अभ्यास एवं विज्ञानों के एकीकरण की सर योग्यता वो को तो विकसित क्लियर करना। है हमको, ठीक है। हम सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो तो हमको तो क्लियर है। व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने ज्यादा विशेष रूप से कोई चीज नहीं बताई है, बस व्यावसायिक स्तर का ये बताया है कि व्यावसायिक स्तर का जो काल रखा गया है वो 35 से 50 वर्षों तक रखा गया है, और इस काल में जो है नागरिक जो है वो प्रशासक तथा शासक के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि इनका कहना था जो ये काल है 35 से 50 के बीच, इसमें नागरिक जो है वो प्रशासक के यानी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेंगे और शासक के रूलर के रूप में कार्य करते हैं, तथा राज्य तो के कुशल सैनिक प्रशासक शिक्षा जो होगी का। इनकी,
जो क्या इन्होंने सैनिक सैनिक शिक्षा? शिक्षा की बात की है वो भी तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएगी। हाँ, कहा तो है इन्होंने, सैनिक शिक्षा का जो है विशेष इन्होंने प्रावधान जो है बताया किया है, गया है, पूरा सपोर्ट किया है और बोला भी है सपोर्ट भी कि किया यदि है। हम सैनिक शिक्षा की शिक्षा नहीं देंगे तो राज्य का कोई सपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जब सैनिक शिक्षा हाँ, की उन्होंने बात सैनिक। की है तो उसको भी व्यावसायिक शिक्षा में ही रखा जाना चाहिए ना। लेकिन वो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बताया है कि अगर महिलाएं चाहें तो वो सैनिक शिक्षा के रूप में जो है अपनी नहीं, भागीदारी पुरुषों जो के है लिए भी अदा कर सैनिक सकती हैं। शिक्षा की व्यवस्था की गई है प्लेटो के और अनुसार। दूसरी तरफ अगर देखें तो बालक के लिए तो संपूर्ण जीवन भर जो है शिक्षा की परिकल्पना इन्होंने की है बालकों के लिए। उन्होंने बोला है जो व्यक्ति प्रशासन में जाना चाहता है वो हायर एजुकेशन में जाएगा दार्शनिक बनने के लिए, या दार्शनिक राजा जो बनना चाहता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को उन्होंने हायर एजुकेशन में जाने का सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला जो सामान्य व्यक्ति। व्यक्ति दिनचर्या का काम करना चाहता है, जो परिवार में संलग्न है, उनके लिए उन्होंने हायर एजुकेशन की बात नहीं की। उन्होंने बोला जो व्यभिचारी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो परिवार से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, वो ही हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। महिलाएं राज्य में किसी भी प्रशासनिक पद हेतु चयनित की जा सकती हैं, यही उन्होंने बताया था। हाँ, उन्होंने महिलाओं महिलाओं को का भी भी जो है सपोर्ट किया है। काफी सपोर्ट किया है। औद्योगिक शिक्षा, दार्शनिक एवं उच्च गुड शिक्षा मॉर्निंग सर। सभी में जो है शिक्षा वित्त कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा जी, सर गुड जो मॉर्निंग आपने सर। फैमिली का बताया सर, तो इन्होंने कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं किया है। इन्होंने बोला है कि परिवार में इन्होंने सिंगल परिवार रखने का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने कहा है सामूहिक रूप से परिवार होने चाहिए जिससे ये पता नहीं हो कि ये किसका बच्चा है। तो यदि ये नहीं पता चलेगा ये किसका बच्चा है तो उसका दायित्व पूरा सरकार का होगा। और जब सरकार का दायित्व होगा तो स्त्री और पुरुष स्वतंत्र होंगे अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने कार्य राज्य को देने के लिए। इन्होंने वैसे परिवार रखने के लिए समर्थन नहीं किया था। ठीक है, थैंक यू सर। अनिल सर, मेरा एक प्रश्न है कि जो प्लेटो का जी जो न्याय सिद्धांत था, जी जी जी। तो उसकी क्या विशेषता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में? प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था, तो उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गोल है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम वर्तमान परिस्थितियों के देखते हैं तो इसमें भी जो है यही वास्तविकता भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। लेकिन क्या वास्तव में जो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम हर एक व्यक्ति के लिए जो है न्याय की तर्क संगत धारणा को प्राप्त कर पाते हैं? तो ऐसा अब जो है संभव नहीं है कि सभी व्यक्तियों को जो है उचित रूप से न्याय प्राप्त किया जा सके। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। न्याय असक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, जैसा कि उन्होंने माना। और उन्होंने इस बात का भी खंडन करते हुए कहा कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यह कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं हो सकता है, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही करना है। यानी कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा जो है हम न्याय की परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। न्याय के उन्होंने दो पहलू भी बताए हैं, पहला है वैयक्तिक स्तर पर और दूसरा जो है वो सामाजिक स्तर पर। अब अगर हम वैयक्तिक स्तर की बात करें तो इसमें 3 गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। वो कौन से 3 गुण हैं? साहस, वासना व विवेक। इन तीनों के गुणों के आधार पर वे निर्देशित होते हैं, जिनको जो है उन्होंने वैयक्तिक स्तर पर बताया है। सामाजिक स्तर पर समाज को जो है 3 वर्गों द्वारा अपने अपने कार्यों को निष्पादन करने के लिए बताया है, और 3 वर्गों में कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग में कार्यों में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है न्याय जो है वो नैतिकता से जो है परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। बस यही कहा जा सकता है कि विधि के अनुसार जो है सही होगा वही जो है न्याय प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा। और इसके साथ ही जो है इन्होंने जो है न्याय में विचार में जो है अपने विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है इनके जो है विचारों में न्याय के प्रति। ये बता देंगे। हेलो। तो सर, क्या ये कहा जा सकता है कि जो उनकी जो न्याय सिद्धांत की जो परिकल्पना थी वह उस समय के लिए उपयोगी थी, वर्तमान समय के लिए अनुपयोगी है, ऐसा कहा जा सकता है?
देखिए, हर एक चीज़ जो है अपने समय के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें जो है उपयोगी भी हो सकती हैं, लेकिन समस्त चीज़ें जो है उपयोगी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और समय दर समय जो है नियम कानून और जो है इस तरह की रूपरेखाओं में जो है परिवर्तन आता रहता है। अगर हम हर एक चीज़ को नैतिकता के माध्यम से ही देखेंगे, तो नैतिकता जो है हर एक चीज़ का जो है हल नहीं कर सकती है। बल्कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसमें नवीन प्रकार से संशोधन करते हुए किन किन आयामों और उपधाराओं की आवश्यकता होगी, उनको समाहित करके विधि द्वारा स्थापित जो न्याय होगा वो जो है ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखकर ये बताया गया है हमारे अनुसार, मतलब। ठीक है सर, लेकिन जितने भी आलोचकों ने इनके बारे में लिखा है, मैंने जो पढ़ा है, तो सभी लोगों ने कहा है कि वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार तो ठीक था, लेकिन वर्तमान हाँ, परिस्थितियों में बस। देखा जाए तो हम्म। ये अब जैसे एक हम यहीं पे आपको विचारधारा बता देते हैं, सोफिस्ट विचारकों में कैफिलॉस के अनुसार बताया गया कि सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन कर दिया। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता है। ये बात उन्होंने कही सोफिस्ट ने। इसी तरह पालिमार्स के अनुसार बताया गया कि शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। पालिमार्स ने कहा, लेकिन प्लेटो के अनुसार क्या है, न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। तो अलग अलग आलोचकों ने जो है अलग अलग जो है तरह से जो है इस तरह से इनको जो है बताया है और अपने अपने विचारों को जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है सर, मेरा एक और सवाल था कि जो ये प्लेटो की जो आदर्श राज्य की जो कल्पना की थी, वो क्या वो काल्पनिक है? नहीं, काल्पनिक तो नहीं है। उन्होंने एक आदर्श राज्य की अवधारणा को व्यक्त किया है और द रिपब्लिक में जो है उसको विशेष रूप से मॉडिफाई भी किया है और आदर्श राज्य की व्याख्या को बताते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं, बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यानी कि राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके चरित्र से जो है राज्य का निर्माण हो सकता है। ये नहीं कि ओक का वृक्ष जाते होंगे और वो जो है केवल बढ़ता फूलता तो चला जाता है, लेकिन वो एकदम जो है बेकार का होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो एकदम मतलब उसकी लकड़ी ऐसी होती है ओक की वृक्ष की कि उसका हम किसी भी रूप में कहीं पर भी जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है बताया है कि राज्य किसी वास्तविक राज्य को नहीं, बल्कि एक आदर्श राज्य की उन्होंने व्याख्या की है रिपब्लिक के माध्यम से। और वो वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से बताया है कि व्यक्तियों का ही जो है संपूर्ण योगदान होना चाहिए। राज्य की प्रकृति जो है वो आणविक जैविक व साइवीय होती है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को ज्यादा अधिक प्राथमिकता दी है कि राज्य जो है वो व्यक्तियों को नागरिकों को अपने अंतरक्षण में लेकर के उनके अंदर जो है चारित्रिक निर्माण करते हुए समस्त योग्यताओं को लागू करने की साहस रखेगा। और राज्य की उत्पत्ति के बारे में यह भी बताया है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था भी है। और उन्होंने राज्य को नैतिक भी कहा है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान नहीं दिया गया है। और नैतिक इसलिए बताया है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। ये बताया गया है राज्य की उत्पत्ति के बारे यस सर, गुड मॉर्निंग। में। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या कारण था कि जो प्लेटो को समय उसको डेमोक्रेसी से घृणा थी, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी से उनको घृणा थी, क्योंकि वो जब आप द रिपब्लिक बुक्स उनका रिव्यू करेंगे तो वो निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि उसी के संदर्भ में लेते वो आदर्श समाज की आदर्श राज्य की स्थापना करते। सर क्या कारण था बेसिकली, जो कि खुद एक अभिजात वर्ग से संबंधित थी ये, तो सर क्या इस पर कुछ प्रकाश अपना डालेंगे? अब देखिए, अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक जो द रिपब्लिक बुक है उसमें जो है विभिन्न रूप बताए गए हैं। अभिजात तंत्र को बताया गया है, सैनिक तंत्र को बताया गया है, धनिक तंत्र को बताया गया है, प्रजातंत्र को बताया गया है और निरंकुश तंत्र को बताया गया है। अब उनके अनुसार जो है क्या बताया गया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। यानी कि शासन प्रणाली का अगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है उसे हम ले तो वो एक भ्रष्ट रूप में बताया है। और उनके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि उनका कहना है जो राजतंत्रीय होगा शासन प्रणाली वो ज़्यादा अधिक सर्वश्रेष्ठ है, जबकि लोकतंत्रीय जो शासन प्रणाली है वो भ्रष्ट है। और उन्होंने जो है शासन को एक कला के रूप में माना है
दार्शनिक राजा का समर्थन भी किया है और दार्शनिक राजा को जो है सेबाई ने जो है प्रबुद्ध अधिनायकवाद भी कहा है और उन्होंने जो है इस तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का तो घोर विरोध किया है, उसको भ्रष्ट रूप में माना है, केवल राजतंत्री यानी राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन को प्रमुखता दी है, ये बताया है। तो सर इनकी जो फिलॉसफी है अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो कहाँ तक चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जी जी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अब वर्तमान में तो डेमोक्रेसी अपने यहाँ ज़्यादा अधिक है, क्योंकि राजतंत्रीय जो शासन प्रणाली है उसमें जो है कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, भाई भतीजावाद और विभिन्न प्रकार की जो है चीज़ों को आगे लाया जाता है, शासन की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राजा ही अधिनायकवादी के रूप में जो है अपनी भूमिका निभाता है। जबकि प्रजातांत्रिक रूप में अगर लोकतांत्रिक की हम बात करें तो लोकतांत्रिक में संपूर्ण व्यक्तियों को जो है अपनी बातों को रखने की जो है वो प्रदान की जाती है स्वतंत्रता, और इसके साथ साथ जो है वो अपने स्वरूप को अपने लोकतंत्र की सुविधा के अनुसार जो है एक व्यक्ति को चुनते हैं, वो उनकी समस्याओं का जो है हल करता है। तो इस तरह से लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो राजतंत्रीय शासन प्रणाली से मेरे अनुसार काफ़ी अधिक सही होगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार, क्योंकि राजतंत्रीय प्रणाली में जो है एक अधिनायकवादी स्वरूप जो है दिखाई पड़ता है और अधिनायकवादी स्वरूप जो है सभी व्यक्तियों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता है, बल्कि वो केवल अपने कल्याण के बारे में ही सोचेगा। और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो है लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाती है कि लोग जो है क्या करना चाहते हैं, उनके बारे में क्या नए नए आयाम होंगे, उनकी जो है किस तरह से जो है उनको फॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसको जो है मेंटेन कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से लागू किया जाए। तो ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ज़्यादा अधिक अच्छा होगा मेरे अनुसार। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे इनका जो द लॉज ऑफ बुक है तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रथम एवं श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इनके हिसाब से जो सर्वोत्तम मनुष्य कैसा हो सकता था, तो क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी तो बात कर नहीं रहे थे, ये पूरा राजतांत्रिक की बात कर रहे थे, तो इसके मतलब क्या दिखाई दे रहा था ये यहाँ से क्या? जी जी, तो इसमें इन्होंने बिलाज में जैसा कि बताया कि सर्वोत्तम मनुष्य ही जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो सर्वोत्तम मनुष्य का मतलब ये है कि साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत जो है सभी प्रकार के गुणों का समावेश हो, चाहे वो आपका नैतिक रूप से हो, चाहे वो आपका आध्यात्मिक रूप से हो, या फिर जो है वो नागरिकों के गुणों के विकास को लेकर के हो, और इसके साथ साथ जो है एकता का निर्माण भी जो है उसके अंदर होना चाहिए। और जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसको सोचना पड़ेगा, राष्ट्रीय एकता की भावना एवं मूल्यों को तो जो है शिक्षा के द्वारा ही जो है बच्चों में विकसित किया जाएगा, इसलिए जो है उन्होंने इसकी बात कही है। हेलो हेलो, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ओके। यस सर, अमित सर। जी सर, हाँ, मुझे सर एक बार आदर्श राज्य को संक्षिप्त में कॉन्सेप्ट बता दीजिए, और फिर किस जगह पे उन्होंने आदर्श राज्य के जगह पे व्यवहारिक राज्य की स्थापना की वकालत की। आदर्श राज्य की जगह पे व्यवहारिक राज्य की वकालत की। व्यवहारिक राज्य क्या होता है? अब देखिए आदर्श राज्य की अगर अब बात कही जाए तो रिपब्लिक में उन्होंने जो है उस चीज़ का वर्णन किया हुआ है, और उन्होंने जो है राज्य की प्रकृति को आंगिक जैविक माना है, और उन्होंने जो है राज्य को ज़्यादा अधिक प्राथमिकता दी हुई है, ठीक है। और राज्य को उन्होंने जो है एक प्राकृतिक संस्था है ये भी माना है, विकास का जो Yes. है विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है कि उसमें जो है उन्होंने जो शासन प्रणाली है उसमें विवेक को सबसे अधिक सर्वोपरि रखा है, और विवेक के अनुसार ही उन्होंने जो है न्याय देने की बात कही है कि हम अपने विवेक के अनुसार जो है सोचे समझे जाने और उसके आधार पर जो है न्याय करें। और न्याय के लिए उन्होंने जो बताया है कि व्यक्ति की आत्मा है वही उनका न्याय सिद्धांत है। तो सर यही व्यवहार
और उन्होंने जो है ये भी एक बात कही है कि जो न्याय है वो बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यानी कि मनुष्य के अंदर होता है और वो चाहे तो जो है बहुत कुछ कर सकता है और कृत्रिम रूप ये निर्मित नहीं हो सकता। इसमें मानव आत्मा की तर्क है, जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही जो है संभव है, शिक्षा के द्वारा ही जो है हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो व्यवहारिक राज्य की उन्होंने बात तो कही है, लेकिन जो उनका आदर्शवादी राज्य है तो वो व्यवहारिक राज्य की अपेक्षा जो है कहीं अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ उन्होंने अपने आप को बताया है कि जो आदर्शवादी राज्य है वो ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ है व्यवहारिक राज्य से। आपने सर आदर्शवादी राज्य की जगह पे व्यवहारिक राज्य की वकालत की बात कही थी फर्स्ट 2-3 स्लाइड में ही। आदर्शवादी इन्होंने जो है क्योंकि आदर्शवाद से रिलेटेड थे तो इन्होंने जो है अपना आदर्शवाद नामक सिद्धांत भी दिया था, नैतिक आदर्शवाद। और नैतिक आदर्शवाद सिद्धांत देने के कारण ही जो है इनका जो है ये आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन्होंने जो है पूरी रूपरेखा भी जो है आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में अपनी आपको जो है उपस्थित किया था। मीन्स एक राजा व्यवहारिक मूल्यों का निर्वहन करेगा तो वही राज्य आदर्शवादी ये व्यवहारवादी राज्य कहला सकता है। राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप ही है ना। प्लेटो ने ये भी कहा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति का विराट रूप है। जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सतरज और समगुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में भी इन तीनों गुणों का जो है मूल्य होना चाहिए और जो है वो सभी गुणों पर अन्य गुणों पर जो है इसकी प्रधानता होगी। यही एक शाश्वत सत्य है, ऐसा भी उन्होंने राज्य के लिए बताया है। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा ये अनिल सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एक लोग पूछिए। हाँ, जो पूछ रहा है पूछिएगा। सर, हाउ द प्लेटोज करिकुलम थ्योरी सेटिस्फाई द मॉडर्न एजुकेशन पीडागॉजी। कैसे उसे सेटिस्फाई करेगी प्लेटो की जो करिकुलम थ्योरी है मॉडर्न एजुकेशन पीडागॉजी को? तो जो उन्होंने शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया है वो शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया था तो उसमें उन्होंने जो है वही सत्यम शिवम सुंदरम की बातें कही थी, जो उनमें जो है 3 प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं के 3 प्रकार की क्रियाओं के मंत्र जो है बताया है क्यूरिकुलम में। क्यूरिकुलम में उन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है, मॉरल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। और इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में उन्होंने प्रमुख रूप से जो है भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और खगोल विद्या को दिया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर एस्थेटिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें विभिन्न कलाएं वगैरह, कविता, संगीत को भी जो है बताया है। और नैतिक क्रियाओं के बारे में बात करें, मॉरल एक्टिविटीज़ की, तो उसमें धर्म, नीति शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र की बात है। इस तरह से प्लेटो ने जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम को संतुलित बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के साथ साथ जो है संगीत शिक्षा को भी महत्व दिया है। प्लेटो ने बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे सभी काव्य, संगीत तथा साहित्य को न रखा जाए जिससे उनमें अवगुणों का विकास होता है। यानी कि उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि ऐसे काव्यों को, संगीत को तथा साहित्य को न रखा जाए जिससे उसमें अवगुणों का विकास हो। प्लेटो मनुष्य के जीवन में संतुलन को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि संतुलन बिगड़ने से ना तो व्यक्ति का भला होता है और ना समाज का भला होता है। इसलिए जो है संतुलन को विशेष रूप से महत्व देते हैं। इस प्रकार प्लेटो एक संतुलित पाठ्यक्रम की व्यवस्था को विशेष महत्व देते हैं। अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो है प्लेटो का जो उन्होंने शिक्षा योजना दी है और शिक्षा का पाठ्यचर्या दी है तो वो पाठ्यचर्या कहीं अधिक तर्कसंगत भी है कि भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए और विज्ञान में विशेष रूप से शारीरिक विज्ञान की शिक्षा को शामिल किया, ज्योतिष एवं खगोल विद्या को भी जो है इन्होंने शामिल किया है। इधर नैतिक क्रियाओं में अगर देखें तो नैतिक क्रियाओं में भी धर्म, नीति शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र की बात कही है, जो कि जो है नैतिकता को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। और इसके साथ साथ विभिन्न कलाएं हैं, साहित्य है, कविता है, संगीत की भी जो है उन्होंने बात कही है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है काफ़ी अधिक प्रासंगिक है। और जो है अगर हम वर्तमान शिक्षा नीति की बात करें तो वर्तमान शिक्षा नीति में भी जो है इन सभी चीज़ों का जो है समावेश किया गया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि प्लेटो को बहुत महान दार्शनिक के रूप में कहा जाता है, तो ऐसा क्या था जो उन्होंने लोकतांत्रिक की मतलब जो स्थापना मतलब उन्होंने की लोकतंत्र समाज में उसकी क्यों उन्होंने वकालत की? ऐसा क्यों? उन्होंने देखिए लोकतंत्र समाज क्यों होना चाहिए इसकी वकालत क्यों की, तो
उसके अनुसार जो है लोकतंत्र समाज के वही लोकतंत्र की परिभाषा आ जाएगी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। तो हम जब जनता के लिए उसके विभिन्न आयामों को समाविष्ट करेंगे और जनता के लिए ही शासन करेंगे, जाहिर सी बात है उन सभी मूल्यों का समावेश हो जाएगा, चाहे वो आपके सामाजिक मूल्य हों, चाहे आपके धार्मिक मूल्य हों, चाहे आपके नैतिक मूल्य हों, इन सभी को जो है समाविष्ट करते हुए एक श्रेष्ठ शासन की परिकल्पना की गई है। इसीलिए उन्होंने जो है लोकतंत्र को जो है समर्थन दिया हुआ है आपके अनुसार। नहीं सॉरी सर, इसीलिए मैं अभी माइक खोली हुई थी। राजतंत्र मैं कहना चाहती थी, मैं क्या राजतंत्र राजतंत्र? यस, तो राजतंत्र का समर्थन क्यों किया? और राजतंत्र का उन्होंने जो है इसलिए समर्थन किया क्योंकि वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उतना अधिक अच्छा नहीं मानते थे। कहीं ना कहीं जो है उनमें जो है उनके अनुसार बहुत ब्रीफ में बताइए, ऐसा हाँ, क्या था एक मिनट राजतंत्र का समर्थन करते थे? क्लास का टाइम हो रहा है, दूसरी क्लास का, तो आज के लिए रुक जाते हैं। कल पूछ ली, जो भी क्वेश्चन हो कल आप लोग पूछ लीजिएगा और जो भी जानकारी हो, और इसके बाद में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप कल की जो भी जिसका भी हो करना है। ठीक है, कल क्वेश्चन, थैंक यू सर। हाँ कल क्वेश्चन का पूछ लीजिएगा। और जिसका प्रेजेंटेशन हो शैलेंद्र कुमार का है, उनको आप सूचित कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।